हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक मेलाइटिस में दिखने वाले लक्षण, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट उसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। डायबिटिक मेलाइटिस में होने वाले जो मुख्य लक्षण हैं, जिसमें सबसे पहला है थर्स्ट। जो डायबिटिक का पेशेंट होता है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी प्यास लगता है, वो बिल्कुल भी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा है ज्यादा मात्रा में यूरिन का होना, वो यूरिन इतना फ्रिक्वेंटली होगा कि वो डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट है वो बार बार यूरिनेशन की तरफ जाएंगे, बार बार यूरिन करने के लिए उनका मन करेगा। तीसरा है उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगना शुरू हो जाता है, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर उनकी बॉडी में कहीं कट लगा है या तो कहीं इंजरी हो गई है तो वो जल्दी हील नहीं होगा, हील होने में बहुत समय लग जाता है डायबिटिक के पेशेंट का। नेक्स्ट है वजाइनल ईस्ट। अगर मान लो फीमेल है तो डायबिटिक मेलाइटिस वाली जो फीमेल है उनका अगर शुगर की मात्रा बड़ी है तो उनको वजाइना में ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होगा, वो जल्दी ठीक नहीं होगा और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू और लॉन्ग समय के लिए बनी रहेगी। डायबिटिक के जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा फटीग, थकान महसूस करेंगे, जल्दी से वो थोड़ा सा भी काम करेंगे वो थक जाते हैं। नेक्स्ट है धुंधला दिखना, ब्लड विजन, वो साफ से देख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, उनको धुंधला दिखेगा, ब्लरी दिखेगा। नेक्स्ट है हाथ पांव में हमेशा झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन बोल सकते हैं, ऐसा उनका लगा रहेगा, नंबनेस रहेगा। कभी कभी जो पेन करने की, अगर आप उसको चिमटी काटेंगे तो भी उनको पेन का सेंसेशन नहीं होगा, वो टिंगलिंग और पेन का और नमनेस का सेंसेशन रहेगा। हमेशा लोअर लेग की तरफ ज्यादा दर्द होगा, दर्द बना ही रहेगा, वो कितना भी मेडिसिन खाएंगे तो भी उनका दर्द कंटिन्यू रहता ही है। अब हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस, किस तरीके से डायबिटिक मेलाइटिस का डायग्नोसिस होता है। तो डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट का सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, और HbA1c। तो HbA1c में आपको पिछले 3 महीने पहले का डायबिटिक मेलाइटिस का वैल्यू दिखा देगा कि कहीं आपको 3 महीने पहले से कोई डायबिटिक तो नहीं है, मतलब ओल्ड केस तो नहीं है, वो आपको कंफर्म करा देगा। डायबिटिक मेलाइटिस को कंफर्म करने के लिए FBS होता है और RBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसमें भूखे पेट हम ब्लड शुगर का जांच कराते हैं, जिसमें हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है और जांच करते हैं। तो जिसमें नॉर्मल देखा जाए फास्टिंग का रिजल्ट तो 100 से नीचे होना चाहिए, तब तो फास्टिंग नॉर्मल है। और प्री डायबिटिक के केस में 100 से 125 का रेंज आता है, मतलब आपको प्री डायबिटिक के केस में आते हो, और 126 से ऊपर आ रहा है आपका फास्टिंग का ब्लड शुगर तो आप डायबिटिक मेलाइटिस के केस में आते हो। दूसरा है RBS, रैंडमली ब्लड शुगर। हम लोग कभी भी ब्लड शुगर जांच कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि खाना खाए हैं या भूखे पेट हैं। तो RBS में देखा जाए तो अगर 200 से ऊपर आ रहा है आपका तो ब्लड शुगर आपका डायबिटिक मेलाइटिस है, आप 200 से ऊपर में। नेक्स्ट है HbA1c। HbA1c जो 3 महीने पहले की शुगर की लेवल की जांच कराती है, जिसमें नॉर्मल अगर देखा जाए HbA1c तो 5.7 से नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 है तो प्री डायबिटिक है, वहीं पे 6.5 से ऊपर पाया जाता है तो डायबिटिक मेलाइटिस के रेंज में आता है। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब ऐसे नुकसान जो डायबिटिक मेलाइटिस बढ़ने पे पेशेंट को होता है। तो सबसे पहला है एक्यूट नुकसान, मतलब थोड़े समय के लिए जो नुकसान होता है उसमें सबसे पहला है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है अगर उसका ब्लड शुगर का वैल्यू 600 से अधिक पाया जाता है तो ये खतरे की बात हो जाती है, जिसमें उसको सडन ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस केस में जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन में चले जाता है और बहुत ज्यादा मेंटली कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो होता है वो मेनली टाइप 1 वाले डायबिटिक मेलाइटिस वालों को होता है, और इसमें हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं बना पाता। इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारा बॉडी ग्लूकोज नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस कौन करता है? ग्लूकोज, जो कि इंसुलिन ग्लूकोज को रिलीज करवाता है। तो अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में जहां जहां फैट जमा हुआ है, फैट मतलब जो हमारे बॉडी में चर्बी जमी हुई है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि चर्बी को तोड़ करके उसको कीटोन्स में कन्वर्ट करता है हमारा बॉडी। कीटोन्स में कन्वर्ट होने की वजह से हमारे बॉडी में कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एक प्रकार का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसमें
कीटोन्स की मात्रा अगर बढ़ गई तो पेशेंट कॉन्शियसनेस खो देगा, मतलब पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा और लेबर्ड ब्रीथिंग करने के लिए शुरू कर देता है। जैसे कि लेबर पेशेंट ब्रीथिंग करती है वैसे सेम एज इट इज कोस्मोल रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपका जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज से भी डाउन हो जाता है। ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो लोग इंसुलिन लेते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, तो इसमें पेशेंट को ब्लड दिखने लग जाता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो पेशेंट का कंफ्यूजन और साथ में पेशेंट को कोमा में भी जाने का सिचुएशन आ सकता है। ये तो था एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। लंबे समय के लिए जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दिल से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक, आर्थरोस्क्लेरोसिस जो कि दिल को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें होती है उसमें फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता। और भी कंडीशंस हैं जैसे नेफ्रोपैथी, आपका किडनी में जो नेफ्रॉन्स होता है जो मेन काम करता है यूरिन को छानने का, उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूरोपैथी, आपके जो न्यूरॉन्स जो ब्रेन में सप्लाई हो रहे हैं सेल्स हैं, न्यूरॉन्स है जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं, उसकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। रेटिनोपैथी, आपके आई में जो रेटिना है जिससे आपको पूरा दिखता है, आपका जो विजन है वो सब इंपेयर होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि रेटिनोपैथी आई में सप्लाई होने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं वो मोटे हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता और आई में दिखना बंद हो जाता है। और भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके अगर कुछ फुट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाते हैं, अगर आपके पाँव में छोटा सा भी कट लग गया है तो वो हील नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा, 5 साल 6 साल 10 साल फिर भी ठीक नहीं होगा। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में छोटा भी इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो गई या रैसेस हो गए, वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। उसके बाद आपके सेक्सुअली डिसफंक्शन हो जाएगा, मेंस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, गम की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट में। अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट में हम डेली हमको अपना ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करना है। अगर हम डायबिटिक कंफर्म हो जाता है तो टैबलेट स्टार्ट करना है। टैबलेट में मोस्टली आपका मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमिप्रोमाइड यूज करना है, वेट रिडक्शन करना है, हेल्दी डाइट लेना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ और स्ट्रेस फ्री कंडीशन में रहना है, एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर तरीके से नींद लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, अपने लाइफ से शुगर को पूरी तरीके से कट कर देना है जिससे हम हेल्दी फिट एंड फाइन रहेंगे। और भी ट्रीटमेंट से कई लोग पूरी तरीके से इंसुलिन से डिपेंडेंट रहते हैं तो वैरायटीज ऑफ इंसुलिन है उनके लिए कि उनको कौन से इंसुलिन एज पर उनका ग्लूकोज का रेंज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आज हमने देखा कि डायबिटिक मेलाइटिस के क्या लक्षण हैं, उसको कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।